आज सुबह जब नीरज ने आंखें खोली तो उन्हें लगा जैसे उनका शरीर सीमेंट से भर गया हो। बिस्तर से उठने के लिए जितनी ताकत लगानी पड़ी उतनी तो कल 5 मंजिल सीढ़ियां चढ़ने में भी नहीं लगी थी। कमल, क्या तुम ठीक हो? पत्नी कमलिनी का स्वर कोमल था। हाथों में एक कप चाय लिए वह कमरे में प्रवेश कर रही थी। बस थोड़ा कमजोरी महसूस हो रही है, नीरज ने आवाज लड़खड़ाते हुए कहा। शायद कल ऑफिस में देर तक काम किया था इसलिए। कमलिनी ने चाय का कप बिस्तर के पास वाली टेबल पर रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पियो, ताजा बनाई है, तुम्हारे लिए अलग से इलायची डाली है। ये रोज का रिवाज था। पिछले 10 सालों से कमलिनी सुबह सुबह नीरज के लिए चाय लेकर आती, उनके कप में खास तरह से इलायची मिलाती और उन्हें बिस्तर पर ही पिलाती। आज उसने भी यही किया। नीरज ने आधा कप पिया और हाथ से इशारा किया, बस बाकी बाद में पी लूंगा। नहीं, पूरी पी लो। कमलिनी की आवाज में एक अजीब सी जिद थी। तुम्हारे लिए अच्छी है। जब नीरज ने पूरा कप खाली किया तो कमलिनी के चेहरे पर एक संतुष्टि की भावना आई। वह कप लेकर चली गई और नीरज फिर से सोने की कोशिश करने लगे। दोपहर तक नीरज की तबीयत और बिगड़ गई। उन्होंने कमलिनी से कहा, शायद डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कमलिनी ने फौरन कहा। मैं तुम्हारे लिए कड़ी पत्ते की सब्जी बना रही हूं, वह सब ठीक कर देगी। यह भी एक नियम था। हर बार जब नीरज बीमार पड़ते, कमलिनी उनके लिए कड़ी पत्ते वाली विशेष सब्जी बनाती, जिसे खाकर नीरज को कुछ दिनों के लिए आराम मिल जाता। पर इस बार मुझे लगता है यह सिर्फ कड़ी पत्ते से ठीक नहीं होगा कमल, नीरज ने कहा। पिछले कुछ महीनों से मैं लगातार कमजोरी महसूस कर रहा हूं। तुम ज्यादा सोचते हो, कमलिनी ने कहा। चलो, लंच तैयार है। आज तुम्हारे पसंदीदा भिंडी की सब्जी बनी है। भोजन कक्ष में जब नीरज पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टेबल पर सिर्फ 2 प्लेटें थीं, उनकी और कमलिनी की। आज बच्चे, नीरज ने पूछा। रोहित को स्कूल से एजुकेशनल टूर पर जाना है, इसलिए वह दोस्तों के साथ लंच करेगा, कमलिनी ने जवाब दिया। और रिया ने कहा है कि वह कॉलेज की लाइब्रेरी में ही खा लेगी। नीरज को यह सब कुछ अजीब लगा। पिछले कुछ महीनों से ऐसा ही हो रहा था। जब भी वह बीमार पड़ते, किसी न किसी बहाने बच्चे घर पर नहीं होते थे। लंच के बाद नीरज की हालत और खराब हो गई। उन्होंने जोर देकर कहा, कमल, मुझे अस्पताल ले चलो। कमलिनी ने आंखें रगड़ते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले यह दवा ले लो, डॉक्टर ने पिछली बार दी थी। नीरज ने वह गोली ले ली और फिर कुछ याद आया। पिछली बार? कौन सा डॉक्टर? मुझे तो याद नहीं आ रहा। तुम भूल गए हो, कमलिनी ने कहा। चलो अब सो जाओ। नीरज सो गए, लेकिन उनकी नींद में ख्वाब आया। वह सपना था 10 साल पहले का, जब कमलिनी और वह पहली बार मिले थे। कमलिनी की आंखों में वह चमक, वह मासूमियत जो अब कहीं खो सी गई थी। शाम को जब नीरज की आंख खुली तो उन्होंने अपने बेटे रोहित को बिस्तर के पास बैठे देखा। पापा, आप ठीक है ना? रोहित ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ बेटा, बस थोड़ा कमजोरी है, नीरज ने कहा। मम्मी कह रही थी कि आपको आराम की जरूरत है, रोहित ने कहा। उन्होंने मुझे और रिया को कहा है कि हम दोनों आज रात दादी के घर चले जाएं। क्यों? नीरज ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी ने कहा कि आपको शांति चाहिए, रोहित ने जवाब दिया। रोहित के जाने के बाद नीरज ने कमलिनी से पूछा, यह सब क्या चल रहा है कमल? मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। कमलिनी ने एक लंबी सांस ली। नीरज, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। पिछले 10 सालों से मैं तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रख रही हूं। तुम्हारा खाना, तुम्हारी दवाई, तुम्हारी सेहत, सब कुछ। मैं जानता हूं, नीरज ने कहा, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। कमलिनी ने उनके पास बैठकर उनका हाथ थामा। कुछ गलत नहीं हो रहा नीरज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए रात का खाना लेकर आती हूं। आज तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन बने हैं। जब कमलिनी कमरे से बाहर गई तो नीरज ने अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करना शुरू किया। उन्होंने अपने भाई को लिखा, राहुल, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो जानना कि। लेकिन मैसेज पूरा होने से पहले ही कमलिनी वापस आ गई। उसने फोन देख लिया। किसको मैसेज लिख रहे थे?
कमलिनी ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी। किसी को नहीं, नीरज ने फोन साइड टेबल पर रख दिया। चलो खाना खा लो, कमलिनी ने कहा। रात का खाना ट्रे में लगा हुआ था। सभी व्यंजन नीरज के पसंदीदा थे, लेकिन आज उन्हें देखकर उनकी भूख गायब हो गई। कमल, मैं नहीं खा पाऊंगा, नीरज ने कहा। नहीं, तुम्हें खाना ही होगा। कमलिनी की आवाज में एक अजीब सी जिद थी। मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। नीरज ने थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू किया। हर निवाले के साथ उन्हें लग रहा था जैसे उनका शरीर और भारी होता जा रहा हो। अचानक कमलिनी बोली, नीरज, क्या तुम्हें याद है 10 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी? हाँ, नीरज ने कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो। और क्या तुम्हें याद है, कमलिनी ने आगे कहा, शादी से पहले तुमने मुझसे एक वादा किया था? नीरज ने सोचने की कोशिश की, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तुमने कहा था, कमलिनी ने जारी रखा, कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, हमेशा साथ रहोगे। और मैंने वह वादा निभाया भी, नीरज ने कहा। नहीं, कमलिनी की आंखों में आंसू थे। तुम निभा नहीं पाए। क्या मतलब? नीरज ने पूछा। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। पिछले 10 सालों से, कमलिनी ने कहा। उसकी आवाज में एक डरावनी शांति थी। मैं तुम्हें खाने में जहर दे रही हूं, धीमा जहर जो तुम्हें धीरे धीरे मार रहा है। नीरज की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और आज, कमलिनी ने आगे कहा, आखिरी दिन है। मैंने आज की खाने में इतना जहर मिला दिया है कि तुम सुबह तक जिंदा नहीं रहोगे। पर क्यों? नीरज ने हकलाते हुए पूछा। कमलिनी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। क्योंकि 10 साल पहले तुमने मेरे भाई को मार डाला था, और आज मैंने तुम्हारे भाई को बुलाया है ताकि वह भी देख सके कि तुम कैसे मर रहे हो। दरवाजा खुला और राहुल अंदर आया, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ पुलिस के इंस्पेक्टर भी थे। धन्यवाद कमलिनी, राहुल ने कहा, तुमने हमारी मदद की। अब हम इस आदमी को गिरफ्तार कर सकते हैं। कमलिनी ने नीरज की तरफ देखा। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था, सिर्फ कुछ ऐसी दवाइयां दी थीं जो तुम्हें कमजोर कर देती थीं, ताकि तुम भाग न सको। पुलिस को तुम्हारे खिलाफ सबूत चाहिए था, और तुमने आज खुद ही अपने जुर्म कबूल कर लिए। नीरज की आंखों में सब कुछ अंधेरा होने लगा। उन्होंने आखिरी बार कमलिनी की तरफ देखा और बस इतना कह पाए। नीरज की आखिरी बात उनके होठों पर ही रह गई। उनकी आंखें बंद हो गईं और शरीर निष्प्राण हो गया। कमरा एकदम सन्नाटे से भर गया। इंस्पेक्टर शर्मा आगे बढ़े और नीरज की नब्ज चेक की। उन्हें बचाया नहीं जा सकता, उन्होंने दुखी स्वर में कहा। कमलिनी फर्श पर बैठ गई। उसके शरीर से ताकत साफ हो रही थी। 10 साल के इस संघर्ष के बाद आखिरकार उसे न्याय मिल गया था, लेकिन इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। कमलिनी, तुम्हें बधाई, राहुल ने कहा। तुमने हिम्मत दिखाई। पर कमलिनी के लिए यह बधाई नहीं, बल्कि एक सजा थी। उसने अपने पति के साथ धोखा किया था, भले ही वह एक अपराधी था। अगले कुछ घंटे अराजकता भरे रहे। पुलिस ने मौके का मुआयना किया। फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। नीरज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुबह होते होते खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग हैरान थे कि नीरज जैसा सम्मानित व्यक्ति वास्तव में एक हत्यारा था। कमलिनी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसे अपना बयान दर्ज कराना था। वहां बैठकर उसे पिछले 10 साल की सारी घटनाएं याद आ रही थीं। फ्लैशबैक, 10 साल पहले कमलिनी का भाई राहुल, छोटा, उसकी शादी में शामिल होने आया था। शादी के 1 हफ्ते बाद नीरज और राहुल में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। कमलिनी ने खिड़की से देखा कि नीरज ने गुस्से में राहुल को धक्का दे दिया और वह सीढ़ियों से गिर गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नीरज ने इसे एक दुर्घटना बता दिया और कमलिनी के पास कोई सबूत नहीं था कि वह कुछ कर पाती। उसने फैसला किया कि वह खुद ही न्याय लेगी। वर्तमान कमलिनी, तुम्हारी हिम्मत के लिए धन्यवाद, इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा। तुम्हारी वजह से ही एक हत्यारे को न्याय मिला। पर मैंने भी तो एक अपराध किया, कमलिनी ने कहा। मैंने अपने पति के साथ धोखा किया। कभी कभी न्याय के लिए कुछ गलत रास्ते अपनाने पड़ते हैं, इंस्पेक्टर ने कहा।
हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन कमलिनी के लिए यह माफी पर्याप्त नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसने अपनी शादी की सारी पवित्रता को तार तार कर दिया था। घर लौटने पर कमलिनी ने अपने बच्चों को सच्चाई बताई। रिया और रोहित हैरान थे। उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि उनके पिता एक हत्यारे थे और मां ने उनके खिलाफ साजिश रची थी। मां, तुमने यह सब अकेले कैसे सहा? रिया ने पूछा। आंसू उसकी आंखों में थे। तुम्हारे मामा के लिए न्याय चाहिए थी, कमलिनी ने कहा, और तुम दोनों की सुरक्षा के लिए। मुझे पता था कि नीरज खतरनाक है। अगले कुछ हफ्तों में कमलिनी ने अपना सारा समय बच्चों के साथ बिताया। वह उन्हें समझाने की कोशिश करती कि कभी कभी जिंदगी में सही और गलत के बीच का फर्क मुश्किल हो जाता है। एक शाम जब कमलिनी अकेली थी तो उसे नीरज की एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, आज मैंने एक भयानक गलती कर दी। मैंने कमलिनी के भाई को मार डाला। यह एक दुर्घटना थी, लेकिन अब मैं इसे सही नहीं कर सकता। मैं कमलिनी से प्यार करता हूं और मैं उसे यह सच्चाई कभी नहीं बता पाऊंगा। कमलिनी की आंखों से आंसू बह निकले। शायद नीरज ने सच में पछतावा किया था। शायद वह बदलना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन कमलिनी ने फैसला किया कि वह एक नई शुरुआत करेगी। उसने अपने भाई की याद में एक चैरिटी ट्रस्ट बनाने का फैसला किया जो महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करे। साल बीत गए। कमलिनी का चैरिटी ट्रस्ट सफलतापूर्वक चल निकला। रिया और रोहित अब बड़े हो चुके थे और उन्होंने अपनी मां के काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया था। एक दिन कमलिनी को नीरज की कब्र पर फूल चढ़ाने गई। वहां खड़े खड़े उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं नीरज, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे माफ करोगे। कभी कभी प्यार और नफरत के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। वहां से लौटते समय कमलिनी ने देखा कि एक युवा लड़की उसके ट्रस्ट के बारे में पूछ रही है। वह भी अपने भाई के लिए न्याय चाहती थी। कमलिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। कभी कभी न्याय के लिए हमें अलग रास्ते अपनाने पड़ते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपनी मानवता नहीं खोनी चाहिए। और इस तरह कमलिनी ने न सिर्फ अपने भाई के लिए न्याय पाया, बल्कि दूसरों को न्याय दिलाने का रास्ता भी बनाया। सबक: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय और बदला के बीच एक बारीक रेखा होती है। कभी कभी हम गलत तरीके अपना लेते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। याद रखिए, हर अपराध का हल हिंसा या धोखे में नहीं होता, कानूनी रास्ते भी होते हैं।